ग्रीक माइथोलॉजी में नार्सिसस नाम का एक बहुत ही खूबसूरत शिकारी था। वो इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता बस उससे प्यार कर बैठता था। लेकिन नार्सिसस किसी को भाव नहीं देता था। अच्छा। तो एक दिन उसने नदी में अपना ही प्रतिबिंब देखा और वो खुद के प्यार में इतना डूब गया कि बस वहीं देखता रहा जब तक कि वो एक फूल में नहीं बदल गया। और इसी कहानी से निकला है आज का हमारा शब्द नार्सिसिस्टिक। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक शब्द की शुरुआत नहीं है, ये आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल सटीक केंद्र है। हाँ, क्योंकि आत्मप्रेम और आत्ममुग्धता के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। जब कोई उस रेखा को पार कर जाता है तो वो सिर्फ खुद को निहार नहीं रहा होता, वो अपने आसपास के लोगों की दुनिया को तबाह कर सकता है। आज हम इसी जटिल व्यवहार की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सही। हमारा मकसद साफ है। हमें जो स्रोत मिले हैं, जिनमें विशेषज्ञों के वीडियो, मनोवैज्ञानिक मानदंड और कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी शामिल हैं, हम उनका इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नार्सिसिज्म असल में है क्या। मतलब ये सिर्फ ज्यादा सेल्फी लेने से कितना अलग है। हाँ, और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आजकल ये नार्सिसिस्ट शब्द तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। किसी ने अपनी तारीफ कर दी तो वो नार्सिसिस्ट। हाँ, कोई अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो वो भी नार्सिसिस्ट। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक क्लिनिकल, एक डॉक्टरी मतलब भी है, जो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रोजमर्रा की भाषा में हम जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं वो अक्सर सिर्फ थोड़ा अहंकार या आत्मकेंद्रित होना होता है। लेकिन जब हम क्लिनिकल भाषा में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी की बात करते हैं तो हम एक असल मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके ना 3 मुख्य स्तंभ है। पहला तो है खुद के महत्व की एक बहुत बड़ी भव्य भावना कि मैं सबसे खास हूँ, मेरे लिए नियम अलग हैं। सही। दूसरा, तारीफ के कभी न खत्म होने वाली भूख। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है सहानुभूति की पूरी पूरी कमी। वो दूसरों के दर्द को न तो समझते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को तारीफ पसंद होती है और कई लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते भी हैं। तो वो रेखा कहाँ है? मतलब कब एक आदत एक डिसऑर्डर बन जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। वो रेखा तब पार होती है जब ये लक्षण किसी व्यक्ति के जीवन का एक स्थायी और विनाशकारी हिस्सा बन जाते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ आदतें नहीं हैं, नहीं, जैसा कि डॉक्टर काशिका जैन की वीडियो में जिक्र है, किसी को एनपीडी का निदान देने के लिए DSM-5, जो कि मनोवैज्ञानिक विकारों की मानक किताब है, उसके 9 में से कम 5 मानदंडों का पूरा होना जरूरी है। अच्छा। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो उनके रिश्तों, काम और पूरी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालता है। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि सारे नार्सिसिस्ट एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर कमल सिंह के वीडियो में 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक तो वो है जिसे हम शायद फिल्मों में देखते हैं, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। हाँ, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। इनको पहचानना अक्सर आसान होता है। वो जोर से बोलते हैं, बहुत मुखर होते हैं, अभिमानी होते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज पर सबसे पहले उनका हक है, जैसे वो कोई राजा या रानी हो और बाकी सब उनकी प्रजा। बिल्कुल। वो अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मिनट, लेकिन जो दूसरा प्रकार है, वल्नरेबल नार्सिसिस्ट, वो तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। वो तो बस कोई बहुत इनसिक्योर इंसान लग रहा है। हाँ, तो क्या हर इनसिक्योर इंसान नार्सिसिस्ट होता है? फर्क कैसे पता चलेगा? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और यहीं पर चीजें ज्यादा जटिल हो जाती हैं। बाहर से वल्नरेबल नार्सिसिस्ट शर्मीला, संवेदनशील और असुरक्षित लग सकता है। वो अक्सर विक्टिम कार्ड भी खेलता है ना, खुद को पीड़ित की तरह दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन फर्क उनकी अंदरूनी सोच में है। एक असुरक्षित व्यक्ति सच में खुद को कमजोर महसूस करता है, जबकि एक वल्नरेबल नार्सिसिस्ट वो अंदर से खुद को श्रेष्ठ ही मानता है, लेकिन उसे लगता है कि दुनिया ने उसकी महानता को पहचाना नहीं है। अच्छा। तो वो अपनी असुरक्षा का नाटक करता है ताकि दूसरों से सहानुभूति और नियंत्रण हासिल कर सके। ये एक हथियार की तरह है। तो लक्ष्य दोनों का एक ही है, खुद को श्रेष्ठ साबित करना, बस तरीके अलग हैं। सही पकड़ा। तो एक का हथियार तलवार है और दूसरे का ढाल, जिसका इस्तेमाल वो हमला करने के लिए कर रहा है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है नार्सिसिस्टिक सप्लाई। ये सुनने में किसी फैक्ट्री के सामान जैसा लगता है, पर है क्या ये? ये एक बहुत सटीक उपमा है। आप सोचिए कि एक नार्सिसिस्ट के अंदर आत्मसम्मान का एक खाली कुआं है। वो उसे खुद नहीं भर सकता है, इसलिए उसे लगातार बाहर से कुछ चाहिए होता है उसे भरने के लिए।
यही सप्लाई है। और ये सप्लाई कुछ भी हो सकती है। कुछ भी। तारीफ, ध्यान, सम्मान, मान्यता, ये उनके लिए एक नशे की तरह है। इसके बिना उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, मतलब अगर मैं उनसे नाराज हूं या उनसे डर रही हूं तो क्या ये भी उनके लिए सप्लाई है? बिल्कुल। और ये सबसे चौंकाने वाली बात है। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी परेशानी, ये सब उनके लिए एक जीत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक आप भावनात्मक रूप से परेशान हैं, तब तक वे नियंत्रण में हैं। मतलब उनके लिए सबसे बुरी सजा है हमारी उदासीनता। एग्जैक्टली। शांति और बोरियत उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यही सप्लाई की भूख उन्हें उन चालाकियों के लिए मजबूर करती है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जैसे कि गैसलाइटिंग। हाँ, गैसलाइटिंग, ये शब्द ही बहुत सुनने में आता है। चलिए इसे एक किरदार के जरिए समझते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है राज। हाँ। अब ये राज गैसलाइटिंग का इस्तेमाल कैसे करेगा? गैसलाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक भावनात्मक हेरफेर है। इसका मकसद है आपको आपकी अपनी यादों, सोच और यहाँ तक कि आपकी सच्चाई पर भी शक करने पर मजबूर कर देना। मान लीजिए आपने राज से कहा, कल रात तुमने जो कहा उससे मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ। राज शायद ये नहीं कहेगा कि माफ करना। वो क्या कहेगा? वो कहेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हो, या तुम हमेशा इतनी संवेदनशील क्यों हो जाती हो। डॉक्टर कमल सिंह के वीडियो में इसका एक और भी डरावना उदाहरण है। मान लीजिए राज ने आपको गलती से धक्का दे दिया। हाँ। बाद में वो कहेगा, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम तो गिरने वाली थी, मैंने तुम्हें पकड़ा था। वो कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ देगा कि आपको लगने लगेगा कि शायद सच में मैंने ही गलत समझा था। बिल्कुल। और जब ये बार बार होता है तो पीड़ित अपने ही दिमाग पर भरोसा करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि उसकी यादें, उसकी भावनाएं सब गलत हैं। ये एक तरह से मानसिक धुंध बनाने जैसा है। हाँ, जिसमें पीड़ित पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर निर्भर हो जाता है कि सच क्या है। ये नियंत्रण का चरम रूप है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो इंसान ऐसा करता हो वो माफी मांगने में भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में तो 7 तरह की झूठी माफी का जिक्र है। ऐसा क्यों है कि वो बस मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो नहीं कह सकते? क्योंकि सच्ची माफी मांगने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, सहानुभूति और जिम्मेदारी लेना। और नार्सिसिस्ट में दोनों की कमी होती है। हाँ, उनके लिए मैं गलत था कहना उनकी पूरी झूठी भव्यता की इमारत को गिराने जैसा है। ये उनके अहंकार के लिए एक जानलेवा चोट होगी। इसलिए वो ऐसी माफी मांगते हैं जो असल में माफी होती ही नहीं है। जैसे कि द नॉन अपॉलॉजी, मुझे खेद है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। यहाँ असल में क्या कहा जा रहा है? ये एक तरह का वर्बल जूडो है। वो कह रहे हैं, समस्या मेरे व्यवहार में नहीं है, समस्या तुम्हारी भावनाओं में है। तुम ऐसा महसूस करना बंद कर दो तो समस्या खत्म हो जाएगी। वाह, मतलब जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर डाल दी। बिल्कुल। और एक है द ब्लेम शिफ्ट। मुझे खेद है कि मैं चिल्लाया, लेकिन तुम ही मुझे उकसा रहे थे। वो लेकिन शब्द सब कुछ बदल देता है ना। हाँ, वो माफी के लिए एक इरेजर की तरह काम करता है। लेकिन के बाद जो कुछ भी कहा जाता है वो असल में पूरी माफी को रद्द कर देता है और उसे एक आरोप में बदल देता है। और फिर आता है सबसे चालाकी भरा तरीका, द विक्टिम फ्लिप। हाँ, ये तो कमाल की चालाकी है। मतलब सामने वाला आपको अपनी गलती बताए और आप बात को ऐसे घुमा दें कि वो आपको ही संभालने लगे। सही। मान लीजिए आपने राज को उसकी किसी गलती पर टोका। वो तुरंत कहेगा, हाँ, मैं ही दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं, मैं हमेशा सब कुछ गलत करता हूं। और अचानक आप उसे उसकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय उसे दिलासा दे रही होती हैं। बिल्कुल। नहीं, तुम इतने बुरे नहीं हो। उसने पूरी बातचीत को पटरी से उतार दिया और फिर से खुद को ध्यान का केंद्र बना लिया। मिशन पूरा हुआ। तो ये सारी चालाकियां, गैसलाइटिंग, झूठी माफी, ये सब बेतरतीब ढंग से नहीं होती है ना। ये एक चक्र में होता है जिसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अनुमानित पैटर्न है जिसके 3 चरण होते हैं और इसे हमारे किरदार राज के जरिए समझना आसान होगा। पहला चरण है आइडियलाइजेशन, आदर्शीकरण। मतलब जब आप राज से पहली बार मिलती हैं। बिल्कुल। उस वक्त वो लव बॉम्बिंग करता है। वो आपको तारीफों, महंगे तोहफों और ध्यान से नहला देगा। वो कहेगा, तुम मेरी सोलमेट हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। वो आपको दुनिया के सबसे खास इंसान होने का एहसास कराएगा। ये तो बहुत नशीला लगता होगा। यही तो मकसद है। फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि आप पूरी तरह से उसके जाल में हैं, तो दूसरा चरण शुरू होता है, डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन। हाँ, अचानक तारीफें बंद हो जाती हैं। उनकी जगह छोटी छोटी आलोचनाएं ले लेती हैं। तुम हमेशा यही गलती करते हो, क्या तुम सच में ये पहनकर बाहर जाओगे? यहीं पर गैसलाइटिंग और झूठी माफियों का इस्तेमाल शुरू होता है। सही। और पीड़ित पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया।
वो उस पहले वाले आइडियलाइजेशन वाले राज को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और यही नार्सिसिस्ट चाहता है। और अंत में जब उसे लगता है कि आपसे अब कोई सप्लाई नहीं मिल रही या जब उसे कोई नया शिकार मिल जाता है तो तीसरा चरण आता है, डिस्कार्ड देगा, जैसे आप कभी थे ही नहीं, और पीड़ित पूरी तरह से टूटा हुआ और भ्रमित रह जाता है। ये सब सुनना बहुत भारी है। कोई भी ये सुनकर निराश और असहाय महसूस कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। हाँ, नियंत्रण वापस लिया जा सकता है। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है मानसिकता में बदलाव। जैसा डॉक्टर कमल सिंह कहते हैं, आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। मतलब अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर स्थिति का विश्लेषण करना होगा। बिल्कुल। नार्सिसिस्ट आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ही पनपता है। आपका गुस्सा, आपके आंसू, ये सब उसके लिए सप्लाई है। तो ये रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क है। रिएक्ट करना मतलब भावनाओं में बहकर तुरंत जवाब देना, और रिस्पॉन्ड करना मतलब रुककर सोच समझकर रणनीतिक रूप से जवाब देना। और इस शतरंज के खेल में आपका सबसे मजबूत मोहरा है सीमाएं निर्धारित करना, बाउंड्री सेट करना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर एक नार्सिसिस्ट के साथ ये कैसे किया जाए जो सीमाओं का सम्मान ही नहीं करता? आपको सिर्फ सीमाएं बतानी नहीं है, आपको उन्हें लागू भी करना है, और उन सीमाओं को तोड़ने के परिणाम भी तय करने होंगे। जैसे डॉक्टर सिंह का उदाहरण है, आप मुझसे रात 11 बजे के बाद काम के लिए फोन नहीं कर सकते। ये एक स्पष्ट सीमा है। और जब वो फिर भी फोन करें तो आपको वो फोन नहीं उठाना है। अगली सुबह बस ये कहना है, मैंने बताया था कि मैं 11 बजे के बाद फोन नहीं लेता। हाँ, फॉलो थ्रू ही सब कुछ है। क्योंकि अगर आप अपनी ही बनाई सीमाओं पर कायम नहीं रहेंगे तो नार्सिसिस्ट उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगा। ठीक है, तो जब आपको उनसे बात करनी ही पड़े तब के लिए भी कुछ तकनीकें हैं। मैंने रेडिट पर एक बहुत ही दिलचस्प तरीके के बारे में पढ़ा, ग्रे रॉक मेथड। ये क्या है? जैसे कोई सहकर्मी या परिवार का सदस्य। इसका मतलब है एक बोरिंग सलेटी पत्थर की तरह बन जाना। अच्छा। जब वो आपसे बात करें तो छोटी, नीरस, बिना किसी भावना के प्रतिक्रिया दें। हाँ, नहीं, अच्छा। कोई कहानी नहीं, कोई राय नहीं, कोई भावना नहीं। तो आप बेसिकली खुद को उनके लिए सबसे बोरिंग इंसान बना लेते हैं। आप उन्हें कोई ड्रामा, कोई प्रतिक्रिया, कोई सप्लाई नहीं देते, और फिर वो बोर होकर कहीं और चले जाते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मरक्षा तकनीक है। इसी तरह एक और सुझाव था कि बातचीत में मैं या तुम के बजाय हम भाषा का प्रयोग करें। हाँ, जैसे तुम हमेशा विषय बदलते हो कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। ये कम टकराव वाला लगता है और बहस को शांत कर सकता है। इन सब रणनीतियों के बीच मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज जो सभी स्रोत कहते हैं वो है खुद की देखभाल करना, आत्मसंरक्षण। अंत में सब कुछ इसी पर आकर टिकता है। आपको अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। नार्सिसिस्ट के साथ उलझकर खुद को नहीं खोना है। अच्छा खाएं, व्यायाम करें, अपनी हॉबीज को समय दें, वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट धीरे धीरे आपकी पहचान को मिटाने की कोशिश करता है। आपको उसे वापस लाना होगा। और इसमें एक सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता होगा। बहुत बड़ा। दोस्तों, परिवार या एक थेरेपिस्ट से बात करें जो आपकी स्थिति को समझते हो। अकेलापन नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। वो आपको सबसे अलग थलग कर देता है ताकि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाएं। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको याद दिलाएगा कि आपकी सोच सही है और आप पागल नहीं हो रहे हैं। और पेशेवर मदद कब लेनी चाहिए? थेरेपिस्ट के पास जाने का सही समय कब है? अगर आप लगातार उदासी, चिंता, आत्मसंदेह या हीन भावना महसूस कर रहे हैं तो पेशेवर मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। एक थेरेपिस्ट आपको इन सब से निपटने के लिए और भी बेहतर रणनीतियां दे सकता है और आपको उस भावनात्मक नुकसान से उभरने में मदद कर सकता है। और कभी-कभी शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम उठाना पड़ता है, संपर्क पूरी तरह से खत्म कर देना। हाँ, डॉक्टर सिंह भी यही कहते हैं कि कभी-कभी सबसे स्वस्थ कदम रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना होता है, जिसे नो कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्म देखभाल का सबसे जरूरी काम है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि नार्सिसिस्टिक व्यवहार को पहचानना और समझना ही नियंत्रण वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। रणनीतियां भावनात्मक रूप से लड़ने या उन्हें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सोच समझकर रणनीतिक रूप से सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है। सही कहा।
ये लड़ाई जीतने के बारे में नहीं है, ये खेल को ही छोड़ने और अपनी जिंदगी वापस पाने के बारे में है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। हाँ, एक सवाल सोचने के लिए। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने या माफी मांगने में लगातार असमर्थ होता है, तो क्या ये केवल उसका अहंकार है, या ये हमें उसके भीतर की गहरी असुरक्षा और टूटे हुए आत्ममूल्य के बारे में कुछ बता रहा है? और अगर ऐसा है, तो एक बाहरी व्यक्ति की सहानुभूति और मदद करने की इच्छा की सीमा कहाँ खत्म होती है और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है?